जो है वो भी मुझे लगता है कि बेहतर होगा, लेकिन वी आर होपिंग के किसानों के लिए आसानी पैदा हो। अब दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। और जिस तरह से मैंने कहा था कि हम बर्थडेज एक दूसरे को विश करते हैं, तो बर्थडेज में एक बड़ी आम सी चीज होती है एक दूसरे को फ्लावर्स देना। फ्लावर्स तो हम देते हैं, लेकिन अक्सर फ्लावर्स की बुकेज में हम देखते हैं कि कुछ हमें ग्रीन सा बैकग्राउंड पे दिखाई देता है, जिसके बाद हमें ऊपर खूबसूरत से फूल दिखाई देते हैं। कुछ सब्ज और सफेद रंग के कुछ उसमें जड़ी बूटी होती है, जिसके बाद ही बुके को पूरा कंप्लीट करके हमें दिया जाता है। वो बूटी क्या है और किस तरह से वो हमारी लाइफ में जो है वो ज्यादा से ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है, जिसका हमें रियलाइजेशन भी नहीं है। फूलों की मिसाल इसलिए दी है क्योंकि आम जिंदगी में अगर हम कहीं भी जाते हैं तो सबसे सस्ता तोहफा इसे ही समझते हैं और फटाफट गए और रास्ते से बुके पकड़ा और किसी को जाके दे दिया। उस बूटी को कहते हैं जी गाजर बूटी। और गाजर बूटी क्या है बेसिकली, और हमें ये बहुत सारी जगहों पर दिखाई देती है। हमने अक्सर देखा है कि सड़क के किनारे पे या कहीं पे भी अगर खाली जगह है तो वहां पे कुदरती तौर पर खुद ही पौधे उगने लगते हैं, हमें घास फूस दिखाई देती है। तो इसी तरह से अगर कहीं पे पौधे हैं तो बहुत सारी और भी उसके साथ साथ जड़ी बूटियां दिखाई देती हैं। तो क्या ये बहुत कॉमन है, बहुत तेजी से फैलती है, इसका रुझान कैसे, इसके लिए किस तरह का मौसम होता है, और ये कितनी ज्यादा इंसानी सेहत के लिए खतरनाक या फायदेमंद है, और किस किस तरह से इसका इस्तेमाल हो रहा है। इंसानी सेहत पर इसके क्या असर जाते हैं, जानवरों पर इसके क्या असर जाते हैं, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि हमारे जितने मुआइशी हैं वो चलते फिरते कहीं से भी चारा जो है उसे खाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की जड़ी बूटियां जो कि कहीं पे भी साइड बाय रोड पे लगी हैं या गली मोहल्लों में है, किसी खाली जगह पर हैं, तो क्या ये वाकई नुकसानदेह होती हैं, इसका क्या फायदा होता है। तो डिफरेंट तरह के लाइफ ऑफ सर्कल्स में इसके क्या इम्पैक्ट आते हैं और एक्चुअली ये बूटी है क्या, इस हवाले से आज हम बात करेंगे और जानेंगे अपने मेहमान से कि इसका हमारी जिंदगियों पर क्या असर आ रहा है, और साइंसदान एग्रीकल्चर में इस पर किस तरह की रिसर्च कर रहे हैं, क्या इस पे काम हो रहे हैं, किस तरह की डेवलपमेंट चल रही है। तो हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करवा दूं कि हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इजाज अशरफ, एसोसिएट प्रोफेसर, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैं बात कर रही थी कि गाजर बूटी, एक तो गाजर हमें सुन के याद आता है कि गाजर तो हमारी हेल्थ के लिए बड़ी अच्छी होती है, लेकिन गाजर बूटी ये क्या है, पहले तो थोड़ा सा इसका समझाइएगा। और जो मिसाल मैंने दी क्या वो सही थी, क्या हमारे बुकेज वगैरह में भी ये इस्तेमाल होती है, और इसका कितना नुकसान है या कितना फायदा है हमारी सेहत पर और हमारे इर्द गिर्द हमारे एटमोस्फेयर के लिए, ये कैसी है? जी बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा कि आपने इसको हाईलाइट कर दिया पहले से कि गाजर के साथ इसको क्यों मुशाबत दी जाती है। असल में गाजर के साथ इसलिए इसकी मुशाबत इसको दी जाती है, इसका नाम इस वजह से शायद ये पड़ा है, वरना तो दुनिया भर में इसके मुख्तलिफ और नाम भी हैं। इसको चांदी बूटी के नाम से भी पुकारा जाता है, स्टार वीड को भी कहा जाता है उसी हवाले से। गाजर इसलिए बूटी इसको कहते हैं क्योंकि इसके जो पत्ते हैं उसकी मुशाबत जो है वो बहुत ज्यादा होती है गाजर के साथ। अच्छा। मिलते जुलते पत्ते हैं, तो आम बंदा जो है उसको अर्ली स्टेज के ऊपर जब देखेंगे तो कोई शायद उसको थोड़ा सा मुश्किल होगा उसको पहचानने में कि वो कहेगा कि ये गाजर के पत्ते शायद हैं। हाँ। तो इस वजह से जो है ये इसका नाम जो है ये गाजर बूटी, जो यहाँ पे लोग, ये लोकल नेम है असल में। दुनिया में तो उसके मुख्तलिफ नाम है, ये असल में लोकल नाम होते हैं क्योंकि ये सबसे पहले जो इसका रीजन जो है वो मैक्सिको और अमेरिका है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, और उसके बाद ये फिर इंडिया में पहुंची है। अमेरिका में एक गंदम का बीज लाया गया, उसमें इसके सीड थे, और उस वजह से वो एक हादसाती तौर पे जो हो इंडिया में आ गई, और इंडिया के फिर सारे दरियाओं का पानी उधर से आता है, तो ये फैलते फैलते फिर 15-20 सालों में अब पाकिस्तान में पहुंच चुकी है। तो यहाँ पे बुके की बात की, ये बड़ा ही ज़बरदस्त। मैं जब भी जाता हूँ मुख्तलिफ मेरे सेमिनार जब करता हूँ यूनिवर्सिटीज़ में जाके, कॉलेजेस में, स्कूलों में या सिविल सोसाइटी के साथ, तो इस चीज़ को ख़ास तौर पे हाईलाइट करता हूँ क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए एक इंसानी सेहत के ऊपर तो नुकसान उसका आ रहा है, लेकिन इसके साथ इसका फैलाव भी हो रहा है। तो बुके जितने भी हमारे देखने वाले हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी बुके लेने के लिए जाएं तो खास तौर पे आप इसका बड़ा आसानी से मुशाहिदा कर सकते हैं। दो मैं मार्केट्स की बात कर लेता हूँ। फैसलाबाद के अंदर आप जाएंगे तो डी ग्राउंड में चले जाएं, वहाँ पे आपको जो सबसे ज्यादा जो चीज वाफर मकदार में नजर आएगी वो यही होगी पार्थीन, हम उसको कहते हैं इंग्लिश में चांदी बूटी भी कहते हैं और गाजर बूटी कहते हैं। तो बड़ी आसानी से उसको आप पहचान लेंगे। लाहौर में अगर आप चले जाएंगे जो सबसे बड़ी
फूलों की मार्केट है, लिबर्टी मार्केट, वहाँ पे भी चले जाएंगे। और 80 से 90% जो होंगे बने हुए बुके, उसमें पार्थिलियम का इस्तेमाल है। तो मैं अपने देखने वालों से गुजारिश करूंगा कि उसको पहचानें और आइंदा जब भी बुके लेने के लिए जाएं, खासतौर पे अपने बीमारों की तीमारदारी के लिए या खुशी के मौके पर लग जाएं, तो हमेशा जो है उससे कहे, दरखास्त करें कि हमें इस बूटी से पाक जो है वो बुके दे, ताकि ये ना हो कि अपने मरीज ज्यादा खतरनाक, बिल्कुल खतरनाक है। उसमें देखें, मैंने जैसे बताया कि हमने मेडिकल के जो ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स के साथ भी हमने सेशन किए हुए, और वहाँ पे बल्कि मुझे याद है कि एक दफ़ा हमारा प्रोग्राम था तो उसमें 2 लेडी डॉक्टर थी। उन्होंने कहा कि मुझे सांस की बीमारी नहीं थी पहले, लेकिन मुझे इस बुके जो है इसकी वजह से मुझे ये एग्रीवेट कर देता है। ये मेडिकल साइंस जो है ये कह रही है। और मैंने मुख्तलिफ डॉक्टर्स के इंटरव्यू किए हुए हैं, और इसमें एक तो एलर्जी भी आ सकती है आपको, और दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आ रहा है वो जो खास तौर पे मैं एक और चीज़ यहाँ पे जो मेरी अपनी तहकीक है, जो मैंने हज़ारों लोगों के साथ मुलाकात की जो इससे मुतासर हुए थे, जो उनके साथ ख़वातीन के ऊपर ज़्यादा शायद सेंसिटिविटी की वजह से कि वो बाहर उतना नहीं निकलती या घर में रहने की वजह से हो सकता है ज़्यादा सेंसिटिव हो, ये उसकी वजह कोई हो सकती है। ये तो कोई बेबी को डॉक्टर हज़रात बेहतर बता सकते हैं उसकी रीज़न क्या है। तो उनमें ये सांस की बीमारियां जो है ज़्यादा आ रही हैं, और आपने देखा होगा आजकल आप किसी भी मेडिकल जो सर्वे करवा लें तो सांस की बीमारियां बढ़ रही हैं। उसकी वजूहत पोल्यूशन भी हो सकती है, लेकिन ये भी एक उसका हिस्सा है कि ये भी पोल्यूशन की एक वजह बन रही है। बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लोग अब यहाँ पे ये भी सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सके कि बुके हम ला के घर में रख लें और उससे हमें प्रॉब्लम्स हो जाए। तो आपके सेहत के मसाइल तो बहुत है, लेकिन यहाँ पर एक चीज जो मैंने पढ़ी और मुझे बड़ी हैरान कन लगी कि आपके सामने भी अगर इस तरह की जड़ी बूटी पड़ी हुई है तो उसकी वजह से आपको जिल्द के बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, आपको सांस लेने का, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बात की, बिना छुए भी डॉक्टर साहब हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स का शिकार इसमें हो सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको छूते हैं तो किस तरह के मसाइल हो सकते हैं? सही आपने कहा। एक तो इसमें इसकी रीजन क्या होती है कि अगर आप इसको नहीं छुएंगे तो आपको सांस की बीमारी कैसे हो सकती है? कि उसकी रीजन है कि इसके बड़े छोटे इसके ऊपर फूल लगते हैं। उन फूलों से जो है वो मुख्तलिफ किस्म के पोलन जो है वो इतने छोटे होते हैं कि उसको आप शायद वैसे देख भी ना सकें, उसको ऑब्जर्व भी ना कर सकें आप उसको। तो वो असल में हवा के जरिए जो है वो हमारी सांस को जो है वो मुतासर करते हैं, और हमें वो सांस की जो है उसमें प्रॉब्लम उसमें आ सकती है। छूने से जो है इसमें मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स हैं, और केमिकल की वजह से जो है मुख्तलिफ किस्म की जो है वो आपको हाथों में एलर्जी हो सकती है, और फीवर भी इसमें हो सकता है, एक्यूट किस्म का फीवर, और आपको एक्यूट किस्म की एलर्जी जो है वो हाथों के ऊपर और आपके चेहरे के ऊपर हो सकती है। जैसे मैंने बताया कि हमने बहुत सारी वीडियोस इसकी रिकॉर्ड की हुई है, तो मुख्तलिफ जो खास तौर पे जो एग्रीकल्चर में काम, इसको जब रिमूव करने वाले, असल में हम कहते हैं कि इसको जब आप खत्म करना है इसको जड़ से उखाड़ें, तो लोग इस चीज का ख्याल नहीं करते। हम उसको हमेशा ये इसकी सिफारिश करते हैं कि जब भी इसको आपने खत्म करना है तो मास्क पहने और दूसरा हाथों में दस्ताने पहने, ये बड़े जरूरी है। अगर नहीं पहनेंगे तो वो केमिकल जो है वो आपके हाथों को और आपके जिस्म के बाकी हिस्सों को मुतासर कर सकता है, और इससे आपको जो है वो मसाइल हो सकते हैं। और मैंने यहाँ तक भी सुना है इसके बारे में कि इसकी वजह से आपको स्किन कैंसर तक हो जाता है। और कैंसर के बारे में मैं हतमी तौर पर नहीं कह सकता, क्योंकि असल में जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि जो मैं अपने समझता हूँ कि जो काम कर रहा हूँ उस काम की सबसे बड़ी बुनियाद ये है। ठीक है। मैंने चारों सूबों के अंदर गया हूँ, यूनिवर्सिटीज में गया हूँ, कॉलेजेस में गया हूँ। यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ मैं, तो मेरा मकसद क्या होता है वहाँ पे, एक तो सबसे लोगों को शऊर देना, जो हमारे साइंसदान हैं वो किसी भी शोबे में हैं, जैसे मैंने बताया कि मैंने मेडिकल ऑफिसर के साथ भी किए हुए हैं, उनको भी शऊर दे रहा हूँ, इसी तरह से बाकी साइंसदान जो है उनको भी शऊर दे रहा हूँ। उसकी वजह क्या है कि इसके बारे में तहकीक होनी चाहिए जी। अगर हमारे साइंसदान इसके ऊपर, वो किसी भी शोबे में है, वो मेडिकल में है, वो एग्रीकल्चर में है, वो लाइफ स्टॉक में है, वो किसी भी और जिनको उनकी स्पेशलाइजेशन जो है वो तहकीक करें इसके ऊपर। और एक और सवाल जो है वो मुझसे ज़ाहिर है जो हमारे देखने वाले हैं उनके जहन में ये बात आ रही होगी, अक्सर मुझे ये सवाल पूछा जाता है कि इसके फवाइद क्या हैं। ये ऐसा हो नहीं सकता कि कुरान पाक में भी है और हमारा अल्लाह ताला का फरमान भी है कि कोई चीज़ ऐसी नहीं इसके फवाइद भी हों। तो ये जिम्मेदारी साइंसदानों की है कि इसके ऊपर जितनी तहकीक हो सके
उसके ऊपर तहकीक करें। इसके फवायद अगर हमें मिलते हैं तो उसको हमें उसका फायदा उठाना चाहिए उसके बारे में। तो क्या अभी तक कोई ऐसे आपको सिम्टम्स दिखाई दिए कि इसकी वजह से कोई फायदे भी हो सकते हैं? क्योंकि अभी तक जितना आपने बताया कि अगर ये टचेबल भी नहीं, आप इसको जाके छूते भी नहीं है, बिना छुए इसके कितने ज्यादा नुकसान है, इसको छूने से कितने ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी मौजूदगी से आपके इन्वायरमेंट में एक अजीब तरह की स्मेल आने लगती है और साथ ही साथ आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, तो इसके क्या फायदे हैं कोई? बिल्कुल सही कहा आपने, बड़ा अच्छा सवाल आपका ये। और फायदे जैसे मैंने बताया कि ये हमें हमारा ये मजहब का भी हिस्सा, यकीन है हमें कि इसका फायदे होंगे, इसके यकीन फायदे होंगे। अच्छा, अब इसमें जो फिलहाल फायदे हम उठा रहे हैं वो क्या है? चलो पहले उसकी पहले बात कर लेते हैं। फायदे तो हम उठा रहे हैं अभी भी। फिलहाल फायदा ये उठा रहे हैं हम लोग कि जैसे मैंने बताया कि बुके का भी एक फायदा है। असल में ये एक फूल था जिसको जिप्सोफिला कहते हैं, वो व्हाइट कलर के फूल थे, उसको रिप्लेस किया हमने। और रिप्लेस ये किया, वो बड़ा कॉस्टली था, ये क्योंकि थोड़ा सा आम था, अवेलेबल हर जगह पे आसानी से अवेलेबल था, तो लोगों ने काट के इसका इस्तेमाल खुद शुरू कर दिया। दूसरा इसका इस्तेमाल जो है वो हमारे अभी सीजन शुरू होने वाला है किन्नू का, उसमें फ्रूट आएगा, उसमें मौसमी आएगी। अच्छा, रवायती तौर पे अगर आप देखेंगे तो जितने भी ये सारी चीजें आती थी मंडियों के अंदर, उसमें जो वो जिसमें बांधा जाता था उसको, तो उसको डैमेज होने से बचाने के लिए उसके नीचे बरसीन का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब इसमें पार्थीनियम का इस्तेमाल हो रहा है, ये आसानी से मुयसर है, तो लोग उसको बचाने के लिए उस जो कपड़ा होगा उसके नीचे रख लेंगे इसको, ताकि उसके ऊपर जो है वो फ्रूट रखा जाता है ताकि। लेकिन जितने ये नुकसानदेह आपने इसका बताया है, तो कपड़ा रखने से क्या इसका इम्पैक्ट कोई फ्रूट्स पे या फूड पे नहीं आएगा? आ सकता है, और फ्रूट पे शायद उतना ना आ सके, लोग उसको छिलका होता है वाश कर लेते हैं, उतार लेते हैं। लेकिन जब एक जो बिल्कुल मैं आपकी बात का जवाब देने लगा हूं, तो सबसे खतरनाक चीज उसमें जो मेरा ये जाती तौर पर ख्याल है कि इसको मुख्तलिफ वेजिटेबल्स को, उसमें अगर लीफी वेजिटेबल्स हैं जैसे हमारे पास पालक हो सकती है, उसके अलावा मेथी हो सकती है, या ऐसी जो पत्ते वाली जो है, अगर उनके साथ खुदा न खास्ता मिक्स होगी तो उससे जो है वो डेफिनेटली वो डायरेक्ट हम उसको कंज्यूम भी कर सकते हैं हादसाती तौर पे, तो ये उसका नुकसान हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। और जैसे कि आपने फ्रूट्स की बात की, तो मैं आपसे पूछने ये वाली थी कि फ्रूट्स भी जब घरों में जाता है तो जाहिर बात है उसकी वॉशिंग एंड क्लीनिंग से पहले वो आप उसको डायरेक्टली टच करते हैं, तो फिर भी आपकी स्किन पे तो उसके मसले जाएंगे। जैसे आपने कहा है कि इसको अगर आप डायरेक्टली छूते हैं तो आपको स्किन के इन्फेक्शन हो सकते हैं, एलर्जीज हो सकती हैं, मुख्तलिफ तरह की इसमें जो है वो चीजें शामिल बिल्कुल हो सकता है। और इसमें जो सबसे एक और इसका पहलू भी है कि जब जैसे अगर हमने जब उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया, जैसे मैंने बताया कि एक इस्तेमाल ये है, वैसे तो उसके बेपनाह इस्तेमाल है और भी देखेंगे, लेकिन मैं उसकी बाद में बात करता हूं। पहले ये जो इस्तेमाल है उसमें सब एक नुकसान और भी हो रहा है। एक तो आपने जैसे खुद बता दिया कि अगर उसको हादसाती तौर पे लोग छुएंगे उसको तो उससे नुकसान हो सकता है। दूसरी जो सबसे बड़ी है, इसका फैलाव का बायस बन रहा है कि ये फैलाव जो है जखरा अब एक जगह से खरीदा है। मैं आपकी बात को यहीं से आगे बढ़ाऊंगे और हम जानेंगे कि इसका फैलाव और इसके लिए एक जो है वो फेवरेबल वेदर कैसा हो सकता है जिसकी वजह से बहुत तेजी से फैलता है, लोग किससे इससे बच सकते हैं। लेकिन हम गुफ्तगू ये तमाम बातों को डिस्कस करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। गाजर बूटी के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि कितने खतरनाक पौधा है और इसका फैलाव कितनी तेजी से होता है। इंडिया से किस तरह से चंद सालों के दौरान ही फैलता हुआ ये पाकिस्तान तक पहुंच चुका है, तो ये किस तरह से फलता फूलता है, किस तरह से इसकी नशुमा होती है और कैसे इसकी नशुमा को रोका जा सकता है, क्योंकि ये इंसानी सेहत के लिए, हमारे माहौल के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। और इसके जो फायदे हैं उससे हम किस तरह से जो है वो अपनी जिंदगी में उसको ला सकते हैं, तो इस हवाले से हम बात करें। तो डॉक्टर साहब बताइएगा कि ये पौधा कैसे फैलता है और इसके फैलाव को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? इसमें जो दुनिया में जो मुख्तलिफ किस्म की इसके ऊपर जो उन्होंने कोशिशें की हैं कि इसको रोकना किस तरह से जाता है, तो उसके लिए हमें फैलाव को साथ उसको रोकने को देख सकते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह पे जो है जाता कैसे है कि मसलन मशीनरी जो है वो हमारी एग्रीकल्चर के हवाले से वो जाती है पंजाब से ज़्यादातर सिंध की तरफ। तो उस मशीनरी के अगर आप ऑस्ट्रेलिया की मिसाल देंगे तो वहाँ पे वो उनकी पाबंदी लगी हुई है कि अगर आपने मशीनरी अगर लेके जानी है तो उसको वॉश करें, पहले उसके अच्छी तरह से उसको वॉश करें ताकि वो मट्टी जो उसके साथ लगी होगी उसके साथ उसके बीज जो है वो दूसरे इलाके में जा सकते हैं, वो ना जा सकें।
اسی طرح سے جو ہے جیسے میں نے بتایا کہ فروٹس کے حوالے سے جی کہ جب اس کی پیکنگ ہوگی اس کو جی ایک جگہ سے دوسرے علاقے پہ لے کے جائیں گے تو وہاں پہ یہ جا سکتی ہے. میں آپ کو بتاؤں بڑی انٹرسٹنگ بات کہ میں زیارت میں بھی گیا تھا, بلوچستان گیا, کوئٹہ میں نے سیمینار کیا, اس کے بعد زیارت گیا. اب زیارت جو ہے وہ بڑا ٹھنڈا علاقہ ہے, پہاڑی علاقہ ہے, اور وہاں پہ بھی اس کے پودے تھے. میں نے ان سے پھر مجھے تھوڑا سا ہوا کہ یار یہ کس طرح سے پہنچا ادھر پودا, تو انہوں نے بتایا کہ یہ پنجاب سے جو ہے وہ ٹرک آتے ہیں یہاں پہ یہ فروٹ لینے کے لیے. تو وہ ظاہر ہے وہ جب ٹرک آتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ مٹی ہوتی ہے, مٹی کے ساتھ اس کے بیج جو ہیں وہ یہاں پہنچ چکے ہیں. تو یہ اس کی کہ ہمیں مشینری اگر اس کو واش کرنا چاہیے تاکہ اس کا مزید جو ہے اور اس کو روکا جا سکے. دوسرا اس کا جو ہے استعمال, پھول کی مثال لے لیں, اگر آپ نے فار ایگزامپل جو ہے ایک بوکے آپ نے خریدا ہے بازار سے, آپ اس کو کسی دوسرے علاقے میں لے کے گئے, پھول آپ 1-2 دن رکھیں گے, اس کے بعد اس کو پھینک دیں گے ظاہر ہے, تو جہاں پہ بھی پھینکیں گے اس کے بیج جو ہے اس کے ساتھ پھیل جائیں گے. اسی طرح سے جو منڈیوں میں اس کا استعمال ہے, اسی طرح سے جانوروں کو جب وہ لے کے جاتے ہیں وہ ٹرکوں کے اندر تو اس کو نیچے رکھتے ہیں, بچھاتے ہیں نیچے, تو وہ بھی جہاں پہ بھی جائیں گے اس کو الٹیمیٹلی انہوں نے زمین پہ پھینکنا ہے, جہاں پھینکیں گے اس کا پھیل سکتا ہے وہ چیز. تو ان تمام چیزوں کو میرا خیال ہمیں کرنا چاہیے, اور پھیلاؤ کے لیے خاص طور پہ کہ اس کے بیج نہ بنے. ہماری جتنی بھی فیصلہ آباد میں اگر آپ دیکھیں گے نئی کالونیاں بن رہی ہیں وہاں پہ اس کے وافر آپ کو ملیں گے پودے, تو ہم اکثر کہتے ہیں لوگوں سے کہ اس کے بیج بننے سے پہلے اس کو تدارک کرنا ہے. سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ کے اس کو ختم کرنا ہے. تو اس کو کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ زمین میں اس کو دبا دینا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ الٹیمیٹلی اگر عام روٹین میں بھی کہیں پہ یہ پودا ہے تو زمین پہ ہی اگتا ہے نا, تو ہم کس طرح سے اس کو ڈسپوز کر سکتے ہیں تاکہ اس کے پھیلاؤ کو ہم روک سکیں؟ ہاں, یہ بڑا اچھی بات آپ نے بھی کہ یہ سب سے یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب آپ نے جڑ سے اکھاڑ لیا, لیکن جب جڑ سے اکھاڑنا ہے آپ نے تو پھر یہ خاص طور پہ میں دیکھنے والوں کو ایک گزارش کروں گا کہ جب بھی جڑ سے اکھاڑیں اس کو ہمیشہ گلوز کا استعمال کریں, دستانے پہنے اور ماسک پہنے. دوسری بات, جڑ سے جب اکھاڑ لیا تو اس کے اوپر اگر تو اس کے اوپر پھول لگے ہوئے ہیں تو پھول کا مطلب یہ کہ اس میں بیج بھی ہیں, تو پھر آپ نے اس کو کوشش کرنی ہے کہ گڑھا کھود کے اس میں دبائیں تاکہ وہ ڈیمیج ہو سکے. اگر نہیں ہے اس کے اوپر بیج لگے تو پھر بے شک اس کو ویسے بھی پھینک دیں, وہ نہیں چلے گا پھر, لیکن جڑ سے اکھاڑنا. اگر اوپر سے میجورٹی میں نے زیادہ تر دیکھا لوگوں کو کہ ہم ان کو کہتے ہیں جب ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کو اکھاڑیں تو وہ اس کے کرتے ہیں کہ اوپر سے کاٹ دیتے ہیں اس کو, تو جڑ اس کے نیچے رہتی ہے. ایک بارش ہونے کے بعد وہ اتنا یہ سخت جان ہے, اس کو ہم کہتے ہیں انویسو. انویسو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس نے باقی پودوں کو دبا لینا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا جی. ہماری جو قدرتی چراگاہیں ہیں مختلف, اسلام آباد میں اگر آپ جائیں گے وہاں پہ پہاڑی علاقے جہاں پہ ہمارے جو قدرتی پودے تھے جو صدیوں سے یہاں پہ اس علاقے میں تھے, وہاں پہ جہاں پہ یہ پارتھینم پھیلی ہے وہ اس کو ریپلیس کر رہے ہیں آہستہ آہستہ, جو اس کو, کیونکہ اس میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ اس نے ہزاروں بیج, مطلب کہ یہ دوسرے پودوں کو ڈیمیج کرتا ہے, دبا لیتا ہے ان کو. ٹھیک ہے, ان کو بالکل انویسو کا مطلب اس نے قبضہ کر لینا ہے. کہ جو ہمارے قدرتی جو فلورا تھا اس کو ریپلیس کر دینا ہے اس نے, بیج اس کے ہزاروں کی تعداد میں گر جانے ہیں, اور آہستہ آہستہ اس میں اتنی صلاحیت موجود ہے کہ باقی پودوں کو یہ ختم کر دے گا یہ چیز. آپ میں سے ظاہر ہے جو بہت سارے لوگ جاتے ہیں ہمارے جو سیاحتی علاقے جو ہیں, سوات چلے جائیں آپ, مری چلے جائیں, ناران کا گان چلے جائیں, تو وہاں پہ آپ کو پہاڑی علاقوں پہ بھی اس کے پودے ملیں گے. بہت سارا وہاں پہ یہ پہنچ چکے ہیں, اور یہ ظاہر ہے میں نے. اچھا, دونوں جگہوں کے ٹمپریچر کا بڑا فرق ہے. پنجاب میں کمپیریٹیولی جو ویدر ہے وہ وارم ہوتا ہے, اور جیسے ہی ہم ہل اسٹیشنز کی طرف جاتے ہیں, ناران کاغان مری, تو یہ بڑے ٹھنڈے علاقے ہوتے ہیں. اس کے لیے فیوریبل موسم کون سا ہے؟ یہ موسم تو اس کے لیے نو ڈاؤٹ کہ اس کے لیے ماڈریٹ موسم ٹھیک ہے, لیکن اس میں جیسے میں نے بتایا کہ یہ اسی لیے اس کو انویسو کہتے ہیں. انویسو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سخت جان ہوتا ہے. سخت جان جو پودا ہوگا اس میں صرف میں نے ایک چیز آبزرو کی ہے کہ پنجاب میں اگر آئے گا یا گرم علاقے میں آئے گا اس کا ہائٹ تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے, لیکن وہاں پہ ہائٹ اس کی تھوڑی سی کم رہتی ہے, لیکن اس کے اوپر بیج اتنے ہی لگتے ہیں اس کے اوپر بھی. تو میں نے خود جا کے مختلف علاقوں میں جب نے سروے کیے تھے, ناران کاغان میں, سوات میں بھی ہم نے اس کو پودے کو تلاش کیا, وہاں پہ بھی دیکھا. اسی طرح سے جو ہے وہ مری کی سائڈ پہ چلے جائیں آپ تو وہاں پہ بھی اس کے پلانٹس ملیں گے آپ کو. تو یہ اتنا سخت جانا ہے, آپ نے اچھی بات نشان دہی کی کہ سخت سردی میں بھی یہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ختم نہیں ہوتا. تو یہ اس میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ اپنے آپ کو
हर जगह के ऊपर जो है वो एडजस्ट कर लेता है ये चीज। बिल्कुल ठीक है। और क्या जब ये इतना ज्यादा खतरनाक है, इसमें से केमिकल्स कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, तो इसको पेस्टिसाइड्स के तौर पर, कीड़े मार अद्वियात के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जा सकता है अपनी फसलों की हिफाजत? बिल्कुल सही। आपने कुछ मुझे जो कुछ मालूमात हैं इसके बारे में, पाकिस्तान में इसको ट्राई किया गया, इसको हम कहते हैं बायोपेस्टिसाइड। बायोपेस्टिसाइड की कोशिश की गई थी लेकिन वो उस हद तक कामयाब नहीं हुई। लेकिन जो मैंने लिटरेचर जो देखा है मैंने मुख्तलिफ कंट्रीज में कि वो किसी हद तक ये कामयाब किए हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर मैंने जैसे पहले बताया था आपको कि मैं अपने जो साइंसदान है हमारे मुख्तलिफ शोबाजात में काम करने वाले, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको मजीद इसके ऊपर तहकीक करें। बायोपेस्टिसाइड बन सकती है, बिल्कुल अच्छी बात की, अगर आपने बन जाए तो ये हमारे लिए अच्छी है कि इसको हम मुख्तलिफ जो कीड़े हैं उनके लिए इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कोई शक वाली बात नहीं इसमें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, और जैसे इंसानी सेहत के हवाले से आपने बताया, इसी तरह से हमारे यहाँ बड़ा आम कल्चर है कि हमारे यहाँ जो चरवाहे हैं जब भी बकरियों को या भेड़ बकरियों को लेकर निकलते हैं तो वो जगह जगह से चारा चल रही होती है। ये जैसे आपने कहा है कि हम माल एक जगह से दूसरी जगह भेजते, तो अक्सर इसी तरह से जानवरों की भी जो है वो इसी तरह से सप्लाई चल रही होती है। तो उनके नीचे जब आप सरफेस पूरे का पूरा गाजर बूटी का बनाएंगे तो जानवर की तो आदत है कि वो सब्जा देखकर उसको खाने की कोशिश करता है, उसको खाता है, तो ये उनके लिए कितना ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। जाहिर है फिर उसी से हमने अपनी डेयरी प्रोडक्ट्स भी लेनी है, मीट भी लेना है, तो इस तरह से जब हम अपनी गुज़ा में इसको कंज्यूम करते हैं तो उसके हमारे लिए अल्टीमेटली कितने ज्यादा नुकसान आते हैं। बिल्कुल सही बात आपने की। और इसमें लिटरेचर जो कहता है, जो कि वेस्टर्न जो मैंने स्टडी किया हुआ है जो वो तो ये कहता है कि अगर आप इसको अपने जानवरों को आप और आपके 50% तक 60 तक आप उसको ले गए तो ये उससे जानवर हलाक भी हो सकता है। इस हद तक ये खतरनाक है। और लेकिन उसकी मकदार जो है, और मैं एक अक्सर जब मैंने जो प्रेजेंटेशन देता हूँ अपनी जाके मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, तो मैं हमेशा बात इसी से स्टार्ट करता हूँ। पाकिस्तान का एक नामवर इंग्लिश अखबार है, उसकी एक न्यूज़ मेरे पास पड़ी हुई है, मैंने वो अपनी प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल की हुई। 2020 या 21 की ये बात है। अटक के करीब एक जगह के ऊपर जो है वो 8-10 गाय जो थी, वो एक डैम था वहाँ पे कोई लोकल, तो उनकी डेथ हो गई। तो उसके हवाले से जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ डेयरी एंड लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उन्होंने बाकायदा टीम भेजी कि अगर तहकीक की जाए कि ये एकदम से जो है वो 8-10 गाय जो है वो कैसे उनकी डेथ हो गई है। तो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट ने जो उनके ब्लड सैंपल लिए थे उसमें उन्होंने ये रिपोर्ट किया था कि इनकी डेथ जो है ड्यू टू पार्थिनोसिस हुई। अच्छा। तो मैं नहीं कह रहा, ये डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का डिपार्टमेंट है वो कर रहा है, उसको एक नामवर इंग्लिश अखबार ने उसको रिपोर्ट किया हुआ है। तो मैं यही चैलेंज देता हूँ अपने जो हमारे वेटरनरी हैं, जो हमारे वेटरनरी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनके जो प्रोफेसर हजरात हैं और स्टाफ जो उनके साइंसदान हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में काम करने वाले, उसके ऊपर तहकीक करें। तो ये जो लेकिन लिटरेचर ये कहता है, जो मकाला जात इसके ऊपर लिखे गए हैं वो ये दावा करते हैं कि इससे डेथ हो सकती है। बिल्कुल सही है, मतलब ये इतने ज्यादा खतरनाक है कि आपके जानवर के लिए वो बाला जान बन सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि जब भी जानवरों को भी बाहर लेकर निकलें तो इस तरह की जड़ी बूटियों से थोड़ा सा उनको बचा के रखें ताकि आपके जानवर की जिंदगी का ज़ियान ना हो सके। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और गाजर बूटी के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से इंसानी सेहत पर इसके कितने खतरनाक नताइज हो सकते हैं, कितना ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, साथ ही साथ हमारी ज़मीन के लिए, दीगर पौधों के लिए कितने ज़्यादा नुकसानदेह है, कितनी ज़्यादा इसके अंदर कुदरती तौर पर केमिकल्स पाए जाते हैं। तो इंसानी ज़िंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे यहाँ पानी भी है, जो कि कुदरती तौर पर जिसे अल्लाह ताला की नेमत समझा जाता है। तो अक्सर क्या पानी पे भी इसके उसी तरह से खतरनाक इम्पैक्ट आते हैं जैसे कि हमारी ग़िज़ाओं पर या जमीन पर या हम अपने इर्द गिर्द इसका देखते हैं? तो इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइए। हाँ जी, पानी के हवाले से जो है खासतौर पे मैंने विजिट किया था नारोवाल का, कि जो सबसे बड़ा एक सोर्स बनता है इसको, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इंडिया से मेनली यहाँ पे आया था और वो दरियाओं के जरिए जो है उसका बीज, अगर आप देखेंगे मेनली इसके आपको जब पौधे मिलेंगे वो मिलेंगे नहरों के किनारों पे और दरियाओं के किनारों के ऊपर। तो ज़ाहिर उसका बीज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर उसका जो है वो ट्रांसफर हो रहा है
और उसके ऊपर उसका क्योंकि डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट जो है वो मेरा ख्याल अभी तक शायद स्टडी नहीं किया कि वो पानी को किस हद तक वो डैमेज कर पोल्यूट करता है, लेकिन ऑफ कोर्स लेकिन एक बिग सोर्स है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए, क्योंकि आमतौर पे करते ये हैं, जैसे मैंने पहले कहा था, हम आगाही लोगों को दे रहे हैं, लोग उसको खत्म कर लेते हैं, खेतों में से खत्म कर लेते हैं, लेकिन उसको छोड़ देते हैं किनारों के ऊपर जी, जो हमारे वाटर कोर्सेज हैं, खाले वहां पे छोड़ देंगे, एजिस के ऊपर छोड़ देंगे, नहरों के किनारों पे छोड़ देंगे, तो उससे जो है वो उसका फैलाव नहीं रुकता, क्योंकि अल्टीमेटली वो पानी में अपने बीज उसके जाएंगे और वो बीज मजीद फैलेंगे। तो मैं खासतौर पे अपने देखने वाले किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको जब खत्म करें तो ना सिर्फ खेतों से खत्म करें, बल्कि इसको इन नहरों के किनारों के ऊपर भी थोड़ा सा इज्तिमाई तौर पे वो इसके बारे में समझता हूँ मिलजुल के कैंपेन चला सकते हैं अपने गांव की सतह के ऊपर, ताकि ये सबका प्रॉब्लम है, मुश्तरका प्रॉब्लम है, मुश्तरका कावश के जरिए वो इसको किनारों से भी खत्म करें। इसलिए बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जैसे कि आपने डिफरेंट हमारी जिंदगी के पहलुओं पर तो इसमें बता दिया कि किस तरह से ये नुकसानदेह है और कैसे इससे बचा जा सकता है। ओवरऑल आजकल हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से हम बहुत ज्यादा बात करते हैं, इन्वायरमेंट जितने भी हमारे उसके हवाले से हम बहुत बात करते हैं, तो क्या ये माहौलियाती निज़ाम को, क्योंकि अगर ये घरों के अंदर है किसी ना किसी सूरत में या घरों के बाहर है, तो अगर पूरे के पूरे माहौलियाती निज़ाम को देखा जाए तो क्या वो भी इससे मुतासर होता है? जी ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए क्लाइमेट चेंज जो है ये असल में एक आप कह सकते हैं कि एक काफ़ी वसी तर एक डेफिनेशन है, सिर्फ उसको हम बारिश से या टेम्परेचर से भी रिलेट नहीं कर सकते। अगर हम उसको देखें तो मुख्तलिफ प्लांट्स जो थे वो आज से पहले यहाँ पे नहीं थे, मुख्तलिफ फ्रूट्स यहाँ पे नहीं होते थे। तो अगर आपने देखा होगा जितनी बारिशें भी हुई हैं, मौसम चेंज हो रहा है, टेम्परेचर में जो वेरिएशन है, और शायद मेरा ख्याल है कि ये अगर हम इसको तहकीक करें तो ये सारे के सारे जो इन्वेसिव प्लांट्स हैं ये भी क्लाइमेट चेंज का ही हिस्सा है। आज से पहले अगर 60 साल पहले नहीं थे, 100 साल पहले नहीं थे, लेकिन ये उस मौसम की जो तब्दीलियां जो आ रही हैं ये उसी का हिस्सा बन रही हैं। तो ये इसी वजह से जो है आप कह सकते हैं कि मौसम जब क्लाइमेट चेंज हो रही है तो उसमें जो डिफरेंट जो हमारे चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उसमें चैलेंजेस में ये इन्वेसिव प्लांट्स भी आ रहे हैं, और ये सिर्फ एक नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो हो सकता है कि फ्यूचर में भी आएंगे, कुछ और भी हैं। और कुछ पे हम देखें, ये ज़राअत एक ऐसी एक कुदरती इसमें क्योंकि मुख्तलिफ चीज़ें शामिल होती हैं, तो आज से जो 20 साल पहले 30 साल पहले कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो खत्म ही हो चुके हैं, जो उस हद तक कभी इन्वेसिव नहीं रहे अब। अच्छा। मौसम की तब्दीली की वजह से। तो ये कुदरती निज़ाम है कि मौसम तब्दील हुआ तो वो खत्म हो गए, नए आ गए। तो अब इनके साथ हमने कैसे निपटना है, ये हमारे लिए चैलेंज है। और क्लाइमेट चेंज में जो मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं उसमें बिलखसूस जो है ये भी एक है कि हमने जो ऐसे पौधे जो हैं जो उस क्लाइमेट चेंज की वजह से आ रहे हैं उनको कैसे काबू पाना है। अच्छा, ये तो हमने सारी बात कर ली कि ओवरऑल इसका किस तरह से ये फैलता है, क्या इसके नुकसानात हैं, हर चीज़ के हवाले से मोस्टली अभी तक तो इसके नुकसानात ही हमने देखे हैं। तो हमारे साइंसदान इस पे क्या रिसर्च कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर ये इस पे क्या काम कर रहा है, आपका डिपार्टमेंट इसमें किस तरह से पेशरफ्त क्या हुई है, इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, इसमें जो मेरा असल में जो शोबा है ज़ाहिर हमारा तो है तुसीह देना, लोगों को एजुकेट करना, लोगों को शऊर देना, आगाही देना, जो मैं समझता हूँ मैं पिछले 5 साल से जो है भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। और मैंने जितने तरह हमारे पास अबलाग के हमारे पास मौके मौजूद हैं, जितने हमें मिलते हैं उसको मैं भरपूर फ़ायदा उठाता हूँ। मैं पूरी मीडिया के ज़रिए उसको खुद जाके और मुख्तलिफ आर्टिकल अखबार के ज़रिए मज़ामीन दे के ये कोशिश करता हूँ पूरी कि हम आगाही कम से कम लोगों को दे सकें। अब दूसरा मरहला जो है जिसके फ़वाइद के हवाले से जैसे आपने कहा कि उससे मसलन दुनिया में खाद भी बन रही है और इसका जो है इसमें मुख्तलिफ इसके इलाज मुआवजे के लिए भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए मुख्तलिफ इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल इसका हो रहा है। तो नो डाउट इसके फ़वाइद जो बहुत सारे मौजूद हैं। एक चीज़ में जो है वो मेरा ख्याल शायद हम मिस कर रहे हैं, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, मैं खास तौर पे लोगों को बताना चाहता हूँ। अभी मैंने इलाज मुआवजे की बात की, हाँ जी, तो मुख्तलिफ बदकिस्मती से उसको लोगों ने इसका इस्तेमाल जो है वो एक और शुरू कर दिया कि इसको बतौर दवाई का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। असल में एक पौधा है उसको हम कहते हैं एब्संतीन। एब्संतीन जो है वो पाकिस्तान में जो मैंने जो मुख्तलिफ बॉटनिस्ट से डिस्कस किया था, मुझे उसके बारे में कोई हतमी तौर पर जवाब नहीं मिल सका कि उसका पौधा पाकिस्तान में है कि नहीं है। दुनिया भर में हकीम हजरात उसका एब्संतीन का इस्तेमाल करते हैं बतौर शुगर के इलाज के लिए। अच्छा, अब हकीम हजरात ने यह कहा कि जनाब इसको मुशाबत की वजह से कह दिया कि ये एब्संतीन है,
اور اس کے مختلف جو یوٹیوب پہ چینل بنائے ہوئے ہیں اور مختلف فیس بک کے پیجز کے ذریعے وہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. اور وہ کہتے کلیم یہ کرتے کہ افسن 3 ہے اور اس کا اگر آپ تو افسن 3 پودے سے کیا اس کی مشابہت ہے, کیا شکل کیونکہ دیکھیں مختلف فیملیز ہیں, اس میں ایک فیملی جو ہوتی ہے اس میں مختلف ہزاروں پودے بھی ہو سکتے ہیں, تو مشابہت تھوڑی بہت اس میں ہوتی ہے اور اس کی پاؤڈر بنا کے وہ لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے. تو یہ میں نے خود بہت ساری اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دیتا ہوں, اور میرے ساتھ بہت سارے لوگوں نے یہ خود بتایا کہ جی ہم اس کا بطور دوائی استعمال کر چکے ہیں یا ہم کر رہے ہیں. تو یہ اندازہ کریں کہ ہم لوگوں کو کہنے اس کو چھوڑا بھی نہیں ہے اور لوگوں کو اس کی میڈیسن کنزپشن دے رہے ہیں, تو یہ کتنی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے. اور اگر آپ اسے ڈائبٹک پیشنٹ ہمارے دوسرے گھر میں موجود ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اگر کسی حکیم نے کوئی جڑی بوٹی بتا دی ہے تو ہم اس کا استعمال ضرور کریں تاکہ ہم شوگر جیسے مرض سے خود کو بچا سکیں. تو یہ کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے, اس کے کیا سائڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں, اس پہ ہم مزید بات کریں گے, لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا. آپ دیکھتے ہیں سٹی ایٹ 10. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. ایگریکلچر انڈسٹری میں کس طرح سے زراعت کے شعبے میں مختلف چیزیں امپیکٹ ڈالتی ہیں, وہ نقصان کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں اور فائدے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں. آج کا ہمارا جو خاص موضوع ہے گاجر بوٹی, اس کے لحاظ سے کس طرح سے وہ فصلوں کو ڈیمیج کر سکتا ہے, دیگر پودوں کو ڈیمیج کر سکتا ہے, اور اس میں ایگریکلچر یونیورسٹیز اپنا کیا کردار ادا کر رہی ہیں, اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب, اس میں آپ بتائیے گا کہ ہماری یونیورسٹیز کس طرح سے اپنا امپورٹنٹ کردار ادا کر سکتی ہیں تاکہ اس کے نقصانات سے ہم کم سے کم اس سے ہماری زندگیاں متاثر ہوں. جی, یونیورسٹیز کے حوالے سے خاص طور پہ میں نے چاروں صوبوں میں ایگریکلچر یونیورسٹیز وہاں پہ جو ہے وہاں پہ میں گیا ہوں اور ان کو میں یہی چیلنج دے کے آیا ہوں کہ ہماری جو زرعی سائنسدان ہے کہ اس کے اوپر تحقیق کریں اور اپنے اسٹوڈنٹس کے ذریعے جو ہے اس میں لوگوں میں شعور دیں, تاکہ ہمارے جہاں سے وہ ایگریکلچر گریجویٹس جو ہے وہ پاس آؤٹ جو ہو رہے ہیں وہ ظاہر ہے وہ مختلف شعبہ جات میں کام کریں جا کے, اور ایک تو اس کے اوپر تحقیق ہونا چاہیے. اور کیونکہ ایگریکلچر یونیورسٹیز میں آپ کو ویٹرنری فیکلٹی ملے گی, آپ کو سوشل سائنس فیکلٹی ملے گی, وہاں پہ ایگریکلچر ملے گی فیکلٹی, تو وہ ہر جو ہے وہ اپنے شعبے سے متعلق مثلا اکنامک سوشل سائنس جو ہے اس کا امپیکٹ دیکھیں, اس کا ہماری اکانومی کے اوپر کیا امپیکٹ آ رہا ہے, کتنے پرسنٹ اس کا لاس آ رہا ہے ہماری کراپس کے اندر, اور کتنا لاس ہماری اکانومی اس کا ہو رہا ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ ویٹرنری والے دیکھیں کہ اس کا اینیملز کے اوپر کیا اس کا نقصان کیا آ رہا ہے. اسی طرح سے جو ایگریکلچر فیکلٹی والے ہیں وہ دیکھیں کہ اس میں کراپ پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ کس طرح سے لاس کر رہی ہے. تو یہ مختلف چیلنج ہے ایگریکلچر یونیورسٹیز کے پروفیسر حضرات کے لیے, ہمارے زرعی سائنسدانوں کے لیے, کہ اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ہم نے شاید نہ ہونے کے بابت تحقیق ہونے کی ضرورت ہے اس کے اوپر. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے کسی نہ کسی چیز کے الٹیمیٹلی امپیکٹ جو ہے وہ معاشی صورت میں بھی سامنے آتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ جتنے اس کے نقصانات آپ نے بتائے, کراپس میں بتائے ہیں, صحت کے شعبے میں بتائے ہیں, یا پھر ہم نے اپنے ڈیری پروڈکٹس یا میٹ کے حوالے سے ہمارے معاشروں کے حوالے سے بتائے ہیں, تو اس کے آنے والے ٹائم پہ یا موجودہ وقت میں اس کے معاشی اثرات کیا ہیں؟ بالکل آئیں گے, اور یہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے, ہمیں رہنی چاہیے کہ اس میں بالکل آئیں گے. ابھی تک جو تحقیق ہوئی ہے جہاں پہ یہ کئی سالوں سے تھی, اس نے وہاں پہ میز کے اندر جو ہے کہ 60% تک اس کو کراپ کو ختم کر دیا ہے. جی. کیونکہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹائم لگے گا, لیکن یہ جو اس کو ہم اصل میں جب اس کو ہم ختم کرتے ہیں تو یہ زمین میں جب اس کا مکس ہوگا پودا تو اس میں کیمیکل ڈراپ کرتا ہے, چھوڑے گا, وہ کرے گا, اس کو ہم کہتے ہیں پارتھینن. پارتھینن جو ہے وہ زرخیزی کو کم کرتا ہے, بیج کی نمو کو ختم کرتا ہے. تو بیج اگر ہم ڈالیں گے 100 بیج اگر لگایا, میں آسانی کے لیے بتاتا ہوں دیکھنے والوں کو, اگر ہم نے 100 بیج لگایا تو اس میں سے اگیں گے کتنے, اس کو ہم شرح نمو کہتے ہیں. تو اس میں وہ 40-50-60% تک بھی جو تحقیق ہوئی ہے خاص طور پہ میز کے اندر اور گندم کے اندر افریقن کنٹریز کے اندر, کو وہاں پہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا. تو آپ دیکھ لیں کہ اگر 40% یا 50% ہماری کراپ جو ہے وہ کم ہو جائے گی تو اس کی پروڈکٹیوٹی جو ہے اسی طرح سے کم ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. ایک چیز میں خاص طور پہ بڑے اتنی جو جن لوگوں نے کنٹرول کیا ہے اتنی سختی کی ہے کہ آسٹریلیا میں نام انہوں نے ایک اعلان کر دیا کہ اگر آپ کو پودا ملے گا تو آپ پولیس کو رپورٹ کریں گے. اچھا. جی. وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ ایک نمبر دیا ہوا ہے ہیلپ لائن کا کہ اس نمبر پہ کال کریں, اس کو آپ کو پولیس آئے گی اور وہ محکمہ آئے گا اور تحقیق کرے گا یہ پودا یہاں پہ کیسے پہنچا,
जिस तरह से है वो इसको खुद वहां से वो निकालेंगे, इस हद तक वो चले गए इसको कंट्रोल करने के लिए। बिल्कुल सही है। अच्छा, जैसे हमने ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि हमारे नीम हकीम जितने भी है वो इसका पाउडर बना के लोगों को खिला रहे हैं, और उससे पहले आपने अर्ज किया कि जितने जानवर हैं वो इसका इस्तेमाल अगर 50-60% तक कर लेते तो उनको जान का खतरा हो सकता है। तो क्या ये शरह इंसानों के अंदर भी है कि अगर वो इसका बेदरेज इस्तेमाल अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं तो उनका इस हद तक जा सकता है कि उनकी जान का खतरा बन सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि उसकी तहकीक। मैं एक बताऊं मजे की बात, मैं एक दफा एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में गया तो मुझे जो प्रोफेसर हजरात थे उन्होंने मुझे बताया कि जब मैंने उनको बताई बात तो उन्होंने कहा कि यकीन करें सच्ची बात यह है कि इसको मैंने भी खाया होगा। अच्छा। उन्होंने कहा मैं वो पेशावर के रहने वाले थे और मैंने अपनी गया ससुराल में सवात में, तो मुझे मेरी सास ने जो है मुझे कहा कि मैंने तुम्हें एक गिफ्ट देना है, तुम्हें शुगर की बीमारी है तो तुम ये खाओ। तो मैंने जब खाया तो मेरी जुबान पे छाले निकल आए और मैं बड़ा मुझे हुआ कि ये मुझे क्या दिया आपने। तो मुझे बाद में पता लगा कि वो ये इसी चीज का पाउडर था। तो उसने कहा मैं इस चीज को भुगत चुका खुद और मुझे पता ये चीज। और ये देखें कि अगर उसको हम ऑफकोर्स एक चीज जो है जिसको हम कहते हैं कि जहर, जो अगर आप थोड़ा थोड़ी मकदार में देंगे तो वो हो सकता है एहसास भी ना हमें हो कि हम क्या चीज ले रहे हैं, और अब वक्त के साथ साथ जो है वो ऑफकोर्स आपको डैमेज कर सकता है चीज। और एक चीज यहाँ पे ऐड कर दूं कि मुख्तलिफ जो कंट्री में तहकीक हुई है, क्योंकि इंसान तो ज़ाहिर है वो हो सकता है कि उसको हमें मुश्किल होगा निशानदेही करना कि वो कितनी मकदार में लिए, कितनी किस हद तक ली है। जानवरों में हमें इसके मिले हैं ऐसे शवाहिद कि इसमें उनके गुर्दे फेल हुए हैं। अच्छा। तो हो सकता है कि वो इस किस्म का इसमें हो सकता है कि अगर आप उसको कंटिन्यू इसका इस्तेमाल करेंगे बतौर दवाई तो उसमें ऐसा केमिकल हो जो आपकी किडनीज को जो है नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल ठीक है, मतलब कि बुरी तरह से आपकी हेल्थ को तो डैमेज करेगा ही करेगा, माहौल पे तो इसके असरात है, लेकिन अगर आप इसकी कंजप्शन करते हैं तो उससे आपको जान का भी खतरा हो सकता है। तो खुदारा इस तरह की किसी भी चीज के इस्तेमाल से पहले थोड़ी सी रिसर्च कर लेना उस पर बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन सर ऐसा भी तो है ना कि हमारे यहाँ हकीमों पे लोगों का इतना ज्यादा या इस तरह लोगों का इतना ज्यादा तिब्बे यकीन है कि वो समझते हैं कि अगर थोड़ी सी जड़ी बूटी थोड़ी कड़वी है तो उसका शायद हमारी सेहत पे ज्यादा असर जाएगा, हमारे खून को वो साफ कर देगी या शुगर लेवल को कंट्रोल कर लेगी। हमारे यहाँ ये भी पूरा मिथ्स बनी हुई है डिफरेंट तरह की, जिसकी वजह से हम खुद की जात को ज्यादा नुकसान पहुंचा लेते हैं। तो लोग किस तरह से, लोग कैसे पहचान सकते हैं कि इसकी कोई खास तरह की खुशबू होती है या खास तरह का इसकी कोई रंगत आई एम श्योर कि वो ग्रीन ही है, उसका तो हम नहीं कर सकते। तो कैसे लोगों को कैसे पता चलेगा? इस हवाले से अवेयरनेस कैंपेन्स लॉन्च करना कितना इंपॉर्टेंट है? हाँ जी बिल्कुल, अच्छा आपने बात बता दिया कि उस समय ये हमारा एक रवायती तौर पे आपने ये हमारे यहाँ एक चीज को हम समझते हैं कि जो भी चीज कड़वी है शायद वो, जैसे हम नीम के बारे में था, अब नीम के बारे में एक हमारा रवायती तौर पे बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने वाला पौधा है। जो हम चीज समझते हैं कड़वी है वो हमारे खून को साफ करे, तो ये एक रवायती तौर पे हमारे चीज इमेज बन चुका है जहनी तौर पे। पहचान दाहरा मुश्किल है, जब उसको ग्रीन पाउडर उसका बनाएंगे तो उसको एक आम आदमी को देखना उसको लेबोरेटरी के टेस्ट के बगैर शायद नामुमकिन हो। तो सिर्फ मैं समझता हूँ कि देखें दुनिया में जब इसको कंट्रोल किया गया, जिन लोगों में इसको मैनेज किया गया, खत्म नहीं हो सकती है फिलहाल आप कह सकते हैं कि ये हमको खत्म कर देंगे, खत्म नहीं होगी, इसको मैनेज कर सकते हैं। खत्म करने के हवाले से जो सबसे दुनिया में जो चीज पहला मरहला वो है इसकी आगाही। आगाही दोनों लोगों को देना, शऊर देना, ये आज की जो हमने कोशिश है, आपकी जो कोशिश कर रहे हैं, उस सिटी 41 जो इसमें हिस्सा डाल रहा है वो यही है कि हमने लोगों को आगाह करना है कि खुदारा इससे बचें, इसको ना बतौर दवाई इस्तेमाल करें, ना बतौर चारा इस्तेमाल करें और ना फूलों में इसका इस्तेमाल करें। तो जब हम इसकी आगाही लोगों को दे देंगे, इसका इस्तेमाल कम हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि ये फिर बात आगे से आगे तक जाएगी, उसको हमें कंट्रोल करने में काफी हद तक मिलेगी, मदद मिलेगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और जिस तरह से हमने बात की है, इस तरह की पूरी के पूरे सेशन का मकसद आप तक ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस पहुंचाना है ताकि आप किसी भी तरह के नुकसान से खुद को बचा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ आजकल तहकीक पर, रिसर्च पर लोग उतनी ज्यादा तवज्जो नहीं करते हैं। लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो अपनी सेहत के हवाले से थोड़ा सा कंसर्न शो कर सके। ये हमें पता है कि हमने खुद को फिट रखने के लिए डाइट अच्छी करनी है, एक्सरसाइज करनी है, लेकिन अगर जड़ी बूटियां किसी भी तरह की हमारी जिंदगी में है तो उस पर भी थोड़ी सी तहकीक करें। बिना रिसर्च के कोई भी चीज इस्तेमाल करना आपके लिए खतरनाक हो सकती है। तो अपना ख्याल आपने खुद रखना है, तो इसके
تحقیق جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. کوئی بھی چیز آپ کنزیوم کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے پہلے تھوڑی سرچ کر لینا وہ امپورٹنٹ ہے. تھینک یو سو مچ سر کہ آپ پروگرام کا حصہ بنے, اور جتنے دیکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آپ ایک ہیلدی لائف سٹائل کو اڈاپٹ بھی کریں اور ایک ہیلدی لائف کو جئیں بھی, اپنوں کے ساتھ, اپنی فیملیز کے ساتھ, پیاروں کے ساتھ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. انشاءاللہ وہ شخص